एक समय दिल्ली में हुए एक मासूम के साथ दुष्कर्म ने पूरे देश को हिला डाला था। निर्भया मामला। इस घटना के बाद हमारे समाज में एक आग की लहर दौड़ गई थी। न जाने इस घटना के बाद कितने सारे कैंडल मार्च निकाले गए, देश भर में कितनी जुलूसें निकाली गई। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राजपथ का इंडिया गेट, हर जगह निर्भया के लिए लोग खड़े दिखे। लोगों के मन में निर्भया के गुनहगारों के लिए आक्रोश था। निर्भया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन देश की मांग थी कि निर्भया को इंसाफ मिले। ये एक ऐसा दौर था जब लग रहा था कि देश बदल रहा है, देश सुधर रहा है। निर्भया को अपनी बेटी मानने वाले लोगों को देखकर और सुनकर ऐसा जान पड़ रहा था कि अब देश की हर बेटी सुरक्षित है। लेकिन निर्भया के जाने के बाद से ऐसा एक भी महीना या साल नहीं बीता जब ऐसा एहसास हो, जब ऐसा लगे कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे कई मामले देश के हर कोने से आए दिन हमें सुनने को मिलते रहते हैं, जो कि महिलाओं की असुरक्षा और भविष्य पर सवाल उठाते हैं। साफ है, हमारे इसी तथाकथित सभ्य समाज में ऐसे इंसान, माफ कीजिएगा, ऐसे लोगों को इंसान तो नहीं कह सकते, ऐसे हैवान रहते हैं जो महिलाओं से लेकर बच्चियों तक को नहीं छोड़ते। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए हैवानियत ने एक बार फिर से पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी है, जो इस सभ्य समाज को चीख चीख कर पूछ रहा है कि क्या इस आधुनिक समाज में, क्या इस आधुनिक भारत में, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं और बच्चियों को आगे बढ़ाने और देश को जागरूक करने के लिए न जाने कितने ही कार्यक्रम और योजनाएं लाने का काम कर रहे हैं, उसी समाज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। इस मामले में हम कोई भी बातचीत करें या टिप्पणी करें, उससे पहले इस मामले को एक बार इत्मीनान से समझ लेते हैं। मामला 9 अगस्त का है, जब पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ कथित तौर पर रेप कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस अपराध के लिए एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया है। भारत की आजादी के पर्व से चंद दिन पहले हुए इस जघन्य अपराध ने पूरे देश को एक बार फिर से ठहर कर सोचने को मजबूर कर दिया है। अफसोस और हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगले दिन जब लड़की के मां बाप को खबर दी गई, तब अस्पताल वालों ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। वे भागे भागे मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने 3 घंटे तक अपनी बेटी के पास जाने के लिए इंतजार किया, मतलब कि उन्हें 3 घंटे तक अपनी बेटी के पास जाने से रोका गया। जब वे उसके पास पहुंचे तो बेटी उन्हें आधे कपड़ों में और शरीर पर गहरी चोट के साथ मिली। बेटी मृत थी। कोलकाता पुलिस ने चार्ज लिया, जांच शुरू हुई, रेप की पुष्टि हुई। सुसाइड का झूठा नैरेटिव ध्वस्त हुआ। पोस्टमार्टम के खुलासे में हैवानियत की पूरी कहानी सामने आ गई। बात खबरों के जरिए पूरे देश में फैली। हर बार की तरह इस बार भी खूब हंगामा हुआ और हंगामा अब भी जारी है। अब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस मामले को लेकर सवाल पैदा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, और सबसे पहला और अंत तक, जब तक इस मामले के सारे धागे खुल नहीं जाते, तब तक यह सवाल पूछा जाएगा कि पहले इस रेप कांड को सुसाइड क्यों बताया गया। दूसरा सवाल, मां बाप को बेटी के शव को देखने के लिए घंटों इंतजार क्यों करना पड़ा। तीसरा सवाल, आखिर अस्पताल के सहायक अधीक्षक किसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। पीड़िता के माता पिता का तो साफ मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा था। जब सीएम ने मामले में हस्तक्षेप किया, तब जाकर उन्हें उनकी बेटी के पास जाने दिया गया। हम आपको बता चुके हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। अभी तक इस मामले में अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। डॉक्टर एसोसिएशन
के जनरल सेक्रेटरी के मीडिया को दिए एक बयान के बाद से इस हत्याकांड में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि महिला के साथ रेप हुआ या फिर यह एक गैंग रेप है। यह सवाल सुर्खियों में बना हुआ है। क्यों? दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में 150 ग्राम सीमन मौजूद थे। इतना सीमन किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता। आपको बता दें कि औसतन एक व्यक्ति एक बार में 2 से 6 ग्राम तक सीमन डिस्चार्ज करता है। इस बात के सामने आने के बाद डॉक्टरों ने भी इसकी संभावना जताई है कि महिला के साथ सामूहिक बलात्कार जैसा दुष्कर्म हुआ है। डॉक्टर के इस बयान को मीडिया रिपोर्ट्स में छापा गया। इसके बाद कई लोगों ने यह मान लिया कि डॉक्टर के साथ गैंग रेप हुआ है। इसी आधार पर यह आशंका भी जताई गई कि इस हत्याकांड में एक नहीं बल्कि कई आरोपी शामिल हैं। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को दोषियों के लिए फांसी की सजा सुनिश्चित करने के लिए रविवार तक का अल्टीमेटम दिया है। संजय रॉय नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या कर दी। उसे 14 दिनों तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब जरा आरोपी संजय के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। लेकिन इन बातों को जानने से पहले आपको अपने ब्लड प्रेशर की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो हो सकता है कि आपका पारा बढ़ जाए। आरोपी संजय ने अपने अब तक के जीवन काल में 4 शादियां की थी। उसे जानने वाले लोग उसे वुमनाइजर बुलाते थे। उसकी 2 पत्नी उसे छोड़कर चली गईं। तीसरी के साथ भी उसका रिश्ता कुछ लंबा नहीं चला, जबकि चौथी पत्नी का कैंसर की बीमारी की वजह से निधन हो गया। पत्नी तो छोड़िए, अपनी मां और बहन तक को नहीं छोड़ा था इस संजय ने। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रॉय की सास ने उसके खिलाफ कालीघाट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उस पर पत्नी से मारपीट का आरोप लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक रॉय ने अपनी मां और बहन के साथ भी हिंसक घटनाओं को कबूल किया है। पुलिस के मुताबिक संजय अश्लील फिल्मों का शौकीन था। उसके मोबाइल फोन में ऐसे कई सारे वीडियो पाए गए जिसमें पुलिस ने बताया कि वह काफी आपत्तिजनक है। पुलिस के मुताबिक उसके मोबाइल फोन में कुछ ऐसे पॉर्न वीडियो भी पाए गए जो कि सामान्य नहीं है। संजय एक ट्रेंड बॉक्सर है और कुछ पुलिस वालों के साथ भी उसके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पुलिस ने बताया कि जब सिविक वॉलेंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया तब वह खूब अकड़ रहा था, लेकिन पुलिस ने जब उसके साथ पूछताछ की तो उसने पुलिस से कहा कि मुझे फांसी दे दीजिए। बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में पिछले शुक्रवार सुबह पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी। कुछ मर्यादा और संवेदनशीलता का ख्याल करते हुए हम आपको वह तस्वीर नहीं दिखा सकते और आपसे भी निवेदन करते हैं कि अगर आपके पास पीड़िता की कहीं से तस्वीर आती है तो उसे आगे शेयर न करें। पीड़िता की तस्वीर बताती है कि उसके साथ किस कदर जुल्म ढाए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी रॉय को शनिवार को उसके घर से गिरफ्तार किया और उस पर रेप और हत्या का मामला दर्ज किया है। संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी पर तैनात था और उसका अस्पताल के सभी विभागों में आना जाना था। वारदात वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज में वो तड़के 3 बजे अस्पताल के अंदर घुसता दिख रहा है और फिर काफी देर बाद बाहर निकलता। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। वहीं इस मामले में अब अस्पताल के दूसरे डॉक्टरों के साथ कुछ पुलिस वालों से भी पूछताछ करके बयान दर्ज किया गया है। इस घटनाक्रम के मद्देनजर एक पुलिस अधिकारी ने बयान दिया है कि संजय के मोबाइल फोन में जो पोर्नोग्राफी की सामग्री मिली है वो काफी परेशान करने वाली और हिंसक है। हम उसके दिमाग की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें देखना काफी अस्वाभाविक है। साफ है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि संजय रॉय में वहशीपन किस कदर
भरा हुआ था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस घटना ने एक बार फिर से हम सभी को झकझोर डाला है। लेकिन जरा रुकिए, यह रिपोर्ट हम यहीं खत्म नहीं कर रहे हैं। निर्भया मामला दिल्ली का था, मौजूदा मामला कोलकाता का है। दोनों ही महानगरों में जब ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं तो देश में एक आग की लहर दौड़ जाती है। लेकिन पूरे देश में ऐसे कई छोटे छोटे शहर और कस्बे हैं जहां आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ मामलों में लड़की या लड़की के परिजन पुलिस के पास नहीं जाते, तो कुछ मामलों में पुलिस ही उन्हें डरा धमकाकर घर वापस भगा देती है। कई ऐसे मामले भी होते हैं जब आरोपी ही पीड़िता को धमकाते और डराते हैं और मामला रफा दफा हो जाता है। पिछले दिनों झारखंड के जमशेदपुर में एक नर्सरी की छात्रा जिसकी उम्र केवल 3.5 साल थी, उसके साथ स्कूल वैन के ड्राइवर ने चलती वैन में रेप किया। हालांकि तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जरा सोचिए कि जहां 3 साल की बच्ची से लेकर 85 साल की बूढ़ी औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, वह समाज है या जंगल? यहां इंसान रहते हैं या जानवर? फिलहाल यह मामला सीबीआई के पास है और उम्मीद है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन क्या यह सजा काफी है? क्या महिला डॉक्टर के रेपिस्ट और हत्यारों पर कार्रवाई से यह गारंटी मिलेगी कि आने वाले समय में हमारे समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही महिलाओं को लेकर अभी समाज को और भी जागरूक होने की जरूरत है। और जब तक हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, समाज चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, हालात नहीं सुधरने वाले। इस मामले को लेकर जो हालिया जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA ने देश भर के सभी मेडिकल संस्थानों द्वारा 24 घंटे के लिए सेवाएं बंद करने की घोषणा की है। यह हड़ताल शनिवार 17 अगस्त को सुबह 6 बजे शुरू होगी और रविवार 18 अगस्त को सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा एसोसिएशन ने सरकार से 5 मांगे की हैं। क्या है 5 मांगे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि डॉक्टरों पर हिंसा और अस्पतालों के नियम में बदलाव करना होगा। 1897 के महामारी रोग अधिनियम में 2023 के संशोधनों को 2019 के अस्पताल संरक्षण विधेयक के मसौदे में शामिल करने वाला एक केंद्रीय अधिनियम मौजूदा 25 राज्य विधानों को मजबूत करेगा। सभी अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट से कम नहीं होनी चाहिए। अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करना पहला कदम है, जिसमें सीसीटीवी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन किया जा सकता है। पीड़िता जिस 36 घंटे के शिफ्ट में थी और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों और पर्याप्त विश्राम कक्षों की कमी के कारण रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने की स्थिति में बड़े बदलाव की आवश्यकता है। अस्पताल की समय सीमा में सावधानी पूर्वक और पेशेवर जांच करके न्याय मिलना चाहिए। बर्बरता करने वाले गुंडों की पहचान की जाए और उन्हें कठोर सजा दी जाए। इसके अलावा शोकाकुल परिवार के साथ की गई क्रूरता के अनुरूप उसे एक सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप सबको मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।